अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप सबसे। एंड मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ आज। लेकिन हम पढ़ेंगे क्या, तो आइए चलकर ज़रा आपको मैं ओवरव्यू दिखाती हूँ कि आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगी और इस चैप्टर के अंदर हम आगे क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। जी, तो देखा आप सबने ओवरव्यू। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लाइफ यानी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, दुनिया कैसे वजूद में आई, और इतनी सारी स्पीशीज़, इतनी ज़्यादा वेरिएशन लाइफ में कैसे आई। अगर नहीं सोचा या नहीं मालूम, तो आइए सबसे पहले चलकर देखते हैं कि दुनिया का वजूद कैसे आया। दुनिया के वजूद पर वैसे तो काफ़ी रिसर्च हुई है, लेकिन जो थ्योरी आज तक मानी जाती है उसको बिग बैंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है, जिसको जॉर्ज लेमैट्रे ने डिस्कवर किया। इस थ्योरी के मुताबिक दुनिया की तख्लीक 13.7 बिलियन ईयर अगो पहले हुई। कहा जाता है कि पहले हमारी यूनिवर्स एक बहुत ही छोटे, वेरी टाइनी बट हॉट पॉइंट पर कंसिस्ट करती थी। कोई मैटर नहीं था, लेकिन उस हॉट पॉइंट में एकदम एक्सप्लोजन हुआ और वो हॉट पॉइंट बर्स्ट होने के बाद दुनिया वजूद में आई। इस एक्सप्लोजन की वजह से एटम्स भी वजूद में आए, और आप सब जानते हैं कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है। पहले हमारी यूनिवर्स एनर्जी पर कंसिस्ट करती थी, बट एक्सप्लोजन के बाद मैटर फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, गैलेक्सीज बनी, प्लैनेट्स फॉर्म हुए, एंड अर्थ इज वन ऑफ देम। अर्थ अब तक वो वाहिद प्लैनेट है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये लाइफ अर्थ में ओरिजिनेट कैसे हुई? जब यूनिवर्स वजूद में आई तो उस वक्त टेम्परेचर ऑफ अर्थ वाज वेरी हॉट। इसके अलावा ऑक्सीजन भी एब्सेंट थी। सो द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स originated was Archaebacteria, which can survive about 120 degree centigrade temperature. जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, बैक्टीरिया की और दूसरी स्पीशी वजूद में आई, और आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स की एग्जिस्टेंस भी नजर आने लगी। जैसे ही यूनिवर्स में प्लांट्स नजर आने लगे, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, जिसकी वजह से दूसरी और स्पीशी डेवलप हो गई। क्योंकि जब किसी जगह पर प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं तो वहाँ और दूसरी स्पीशी आकर रहने लग जाती हैं। इस तरह और दूसरे एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एग्जिस्ट करने लगे, और आज हमें लाइफ में डिफरेंट स्पीशी और डिफरेंट वेरिएशन ऑफ लाइफ देखने को मिलती है। इंटरेस्टिंग ना? बट ये डिस्कवरीज, थ्योरीज कैसे डिस्कवर हुई, कैसे हमारे सामने आई? साइंस के थ्रू। जी हाँ, साइंस के थ्रू। साइंस का वर्ड लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है, जिसके मतलब है नॉलेज। कैसी नॉलेज? वो नॉलेज जो गेन की जाए ऑब्जर्वेशंस यानी कि गौर व फिक्र और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। आपको पता है, जैसे पहले ज़माने में लोग
बीमारियों से बहुत जल्द मर जाते थे, उनकी डेथ कॉज हो जाती थी, डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साइंस के थ्रू डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए, ऑब्ज़र्व की गई और फिर मेडिसिन्स भी निकली, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आई। इस तरीके से हमारी लाइफ और इजी हो गई। तो साइंस में हम वो नॉलेज गेन करते हैं जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू गेन की जाए। साइंस को दो बड़ी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक है फिजिकल साइंसेस और दूसरी है बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस में फिजिक्स और केमिस्ट्री इंक्लूड होती है, जबकि बायोलॉजिकल साइंसेस में बायोलॉजी आ जाती है, जिसमें हम लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। बायोलॉजी का वर्ड दो वर्ड्स पर कंसिस्ट करता है, एक है बायो जिसके मतलब है लाइफ यानी ज़िंदगी, और दूसरा वर्ड है लॉगी जिसके मतलब है स्टडी यानी स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या स्टडी कर सकते हैं बायोलॉजी के अंदर? हम इसमें ये स्टडी करते हैं कि कितनी मुख्तलिफ़ तरह की स्पीशी हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, उन तमाम एनिमल्स, उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक दूसरे में से क्या डिफरेंस है। इसके अलावा डिफरेंट डिजीज़ को स्टडी करते हैं, मेडिसिन्स को स्टडी करते हैं, फिर मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिजम्स या मुख्तलिफ़ लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपना फूड हासिल करते हैं, हम पहले कैसे थे और कैसे इवॉल्व हुए, ये सब चीज़ें हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और इसके अलावा भी बहुत कुछ। बायोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस हैं, एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी। बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसको फाइटोलॉजी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जहाँ भी वर्ड फाइटो यूज़ हो उसकी मतलब है प्लांट, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट। तो बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं और थियोफ्रेस्टस इज़ नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। इसके अलावा जूलॉजी के अंदर जू के मतलब है एनिमल्स, यहाँ पर हम तमाम एनिमल्स की हर चीज़ को स्टडी करते हैं और फादर ऑफ जूलॉजिस्ट अरस्तु एरिस्टोटल को कहा जाता है। इन मेन ब्रांचेस के अलावा और भी बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं, जिनमें सबसे पहली है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का वर्ड ग्रीक वर्ड मॉर्फ से निकला है, जिसके मतलब है फॉर्म। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, भले वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई हो या बैक्टीरिया, उसके एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स मतलब उसकी बैरूनी, उसकी ज़ाहिरी खुसूसियात, जिसमें आपके पास शेप आ जाता है, साइज़ आ जाता है और स्ट्रक्चर आ जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ प्लांट्स पाए जाते हैं, पानी में पाए जाने वाला पौधा खुश्की पर रहने वाले पौधे से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, उसकी शेप भी अलग होगी, उसकी फॉर्म भी अलग होगी और उसका साइज़ भी अलग होगा। हाँ, तो नेक्स्ट ब्रांच है एनाटमी। एनाटमी का वर्ड भी ग्रीक वर्ड एना से निकला है, जिसके मतलब है अप और टोम के मतलब है टू कट। एक्चुअली हम एनाटमी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि अंदरूनी ऑर्गन्स। हम इंटरनल ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को, उनकी अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं। एनाटमी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि एनिमल्स के अंदर तो इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे, लेकिन प्लांट्स में क्या स्टडी करेंगे? प्लांट्स के तो ऑर्गन्स ही नहीं होते। तो प्लांट्स के अंदर जो उनके ऑर्गन्स हैं, रूट, स्टेम और लीफ, उनके इंटरनली स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है कि वो अंदर से किस तरह से हैं। अभी हमने बात की एनाटमी की। एनाटमी को इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर हम इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो एक और ब्रांच है फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, भले वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, प्लांट हो, ह्यूमन बीइंग हो, रेप्टाइल हो, एम्फीबियन हो, उसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाएगी। जैसे हमारा हाथ क्या फंक्शन कर रहा है, किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, ये फिजियोलॉजी में आएगा। हमारा ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है, क्या मैकेनिज्म है, ये किस में आएगा? फिजियोलॉजी के अंदर। जैसा कि आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, एक फ्रॉग की पिक और डिफरेंट बैक्टीरियल शेप्स। अगर मैं फ्रॉग के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, उसका साइज़ कैसा है, उसके पास आइज़ कितनी है, उसके लिम्स कितने हैं, उसके पास टेल है या नहीं है, इसके तमाम एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करना क्या कहलाएगी? मॉर्फोलॉजी। इसी तरीके से बैक्टीरिया मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, कुछ रॉड शेप्ड होते हैं, कुछ सर्कुलर होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं। तो उनकी शेप कैसी है, वो कितना साइज़ रखते हैं, उनकी फॉर्म्स कैसी है, ये उसकी कहलाएगी मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पर आपको एक फ्रॉग नज़र आ रहा है कट हुआ हुआ, जिसमें उसके इंटरनल ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करूँ, तो मैं उसको किस ब्रांच के अंदर स्टडी करूँगी? बताइए।
जी हाँ, एनाटमी के अंदर अगर मैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करती हूँ तो वो एनाटमी में स्टडी होगी। लेकिन मैं इसके किसी भी ऑर्गन को उठा लूँ, किसी भी स्ट्रक्चर को उठाऊँ और उसके फंक्शन को स्टडी करने लग जाऊँ, सपोज कीजिए स्टमक, कि वो कैसे डाइजेशन करता है, कैसे जो है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये सारी चीज़ें मैं फिजियोलॉजी में पढ़ूंगी। अनदर ब्रांच है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ग्रीक वर्ड साइटो से निकला है, जिसके मतलब है सेल। साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। इसके अंदर हम सेल के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसकी कॉम्पोजिशन, उसके अंदर मौजूद पाए जाने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनल्स, उनको स्टडी करते हैं और इस ब्रांच को साइटोलॉजी कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो दोनों के सेल के स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिजम्स के सेल का स्ट्रक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल के स्ट्रक्चर से। जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देख रहे हैं, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, पेनक्रियाटिक सेल्स, कैंसर सेल्स, हर सेल का स्ट्रक्चर आपको अलग नज़र आ रहा है। तो हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को स्टडी करते हैं। एक और ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का वर्ड ग्रीक वर्ड हिस्टो से निकला है। याद रखिएगा, इसके मतलब है टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या है? आप सबको पता है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या है? सेल। जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं तो ये एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन होकर जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसको हम टिश्यूज़ कहते हैं। टिश्यूज़ के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। हमारे हर ऑर्गन के अंदर डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ होते हैं। एनिमल टिश्यूज़ 4 तरह के होते हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर के अंदर भी नज़र आ रहा है। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मसल टिश्यू। अब अगर आप इनकी पिक्चर्स देखें तो इनका स्ट्रक्चर, इनका साइज़, इनका शेप बिल्कुल डिफरेंट है। हिस्टोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन को स्टडी करते हैं, फिर भले वो प्लांट टिश्यूज़ हों या एनिमल टिश्यूज़ हों। की बात यह है कि इनके स्ट्रक्चर और साइज़ को मालूम करके हमें क्या पता चलेगा? एक्चुअली हमें इससे ये फ़ायदा होगा कि हम डिफरेंट डिजीज़ को मालूम कर सकते हैं, जैसा कि कैंसर सेल। अब कैंसर सेल हमारे नॉर्मल सेल से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। साइटोलॉजी के ज़रिए हमें ये पता चला कि कैंसर सेल में क्या ऐसी चीज़ डिफरेंट है जो कि हमारे नॉर्मल सेल्स के अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरीके से अगर हमारा कोई टिश्यू डैमेज हुआ हुआ है तो वो हमें पता चल सकता है हिस्टोलॉजी की ब्रांच के ज़रिए। अनदर ब्रांच इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी एक इंटरेस्टिंग ब्रांच है। एम्ब्रियोलॉजी को बताने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या आप जानते हैं कि एम्ब्रियो क्या है? नहीं? तो आइए सबसे पहले ये सीखते हैं कि व्हाट इज़ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक से ज़्यादा सेल मौजूद हो। मल्टी मीन्स मैनी और सेल्यूलर का वर्ड सेल से निकला है। तो एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कैसे बनता है? एक्चुअली ये रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में फॉर्म होता है। रिप्रोडक्शन क्या है? जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यंग वन प्रोड्यूस करता है, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, तो उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जैसा कि आप लोग अपने पेरेंट्स की रिप्रोडक्शन है, इसी तरीके से जब मेल और फीमेल सेल कंबाइन होते हैं तो सबसे पहले बनता है जाइगोट। उस जाइगोट के अंदर चेंजेस आती हैं और वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर तब्दील होता है, यानी कि उसके सेल्स बढ़ते चले जाते हैं और फिर वो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको नाम दिया जाता है एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो के अंदर जैसे जैसे चेंजेस आती जाती हैं, डेवलपमेंटल चेंजेस आती जाती हैं, उस ब्रांच में हम उसको स्टडी करते हैं। डेवलपमेंटल चेंजेस क्या है? जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी या एक ह्यूमन बेबी जब भी डेवलप होता है तो वो 9 मंथ्स अपनी मदर के अंदर गुजारता है। अब वो एम्ब्रियो जो 9 मंथ्स अपनी मदर के अंदर गुजार रहा है, उस दौरान उसमें क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आप एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तभी एम्ब्रियोलॉजी को डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्यों कहा जाएगा? क्योंकि जब तक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर तब्दील नहीं हो जाता, उस दौरान उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, ये कहलाती है डेवलपमेंट, और तभी इस ब्रांच को डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं डिफरेंट आपको एग्जांपल्स दिखाई हुई हैं, फिश की, सैलेमेंडर, टॉर्टोइस, चिकन और ह्यूमन बीइंग। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि सबकी डेवलपमेंट के स्टेप्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं।
ये सब कैसे पता चला? एम्ब्रियोलॉजी के ज़रिए। और इस ब्रांच से फिर आप ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी एम्ब्रियो के अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई डिजीज़ कंडीशन तो मौजूद नहीं है। तो हम इनके स्टडीज़ के ज़रिए ये भी पता लगा सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कितना सिमिलर है। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर ह्यूमन और चिकन के अंदर आपको लिटिल बिट सिमिलैरिटी थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, लेकिन ह्यूमन और फिश के अंदर काफ़ी डिसिमिलैरिटी है। तो ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चिकन के ह्यूमन से मिलते जुलते होंगे। ये आपको कौन बता रहा है? एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि ह्यूमन और चिकन के एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर है। हमने बात की सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की, तो एक और ब्रांच आती है जिसको नाम दिया जाता है टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के मतलब है अरेंजमेंट, ग्रुपिंग। और ये ब्रांच हमें क्लासिफिकेशन करने में हेल्प आउट करती है। इससे होता क्या है? एक्चुअली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बेस पर क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे कि आप अपने घर में भी हर चीज़ को क्लासीफाई करते होंगे, या आप अपनी वार्डरोब को भी क्लासीफाई करते होंगे। फैंसी ड्रेसेस अलग और कैजुअल ड्रेसेस अलग रखते होंगे ताकि आपको ईजी हो। इस तरीके से आपके लिए क्लासीफाई करना और चीज़ें निकालना इजी हो जाता है। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देते हैं ताकि हम उनको जब दोबारा स्टडी करें तो हमारे लिए इजी हो। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स को दो किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया, एक एनिमल वर्टिब्रेट्स और एक इनवर्टिब्रेट्स। अब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं हम सब ये जानते हैं कि उनके पास बैकबोन का होना लाजमी है, और जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके पास बैकबोन नहीं होगी। लेकिन वर्टिब्रेट्स के अंदर भी बहुत सारी और क्लासेस आ जाती हैं, जैसे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स। वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और कुछ एक दूसरे से सिमिलर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी ग्रुपिंग आप किस ब्रांच के ज़रिए करते हैं? टैक्सोनॉमी के ज़रिए। अनदर ब्रांच इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी का वर्ड ग्रीक वर्ड इको से निकला है, जिसके मतलब होते हैं होम। इकोलॉजी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। इसके अंदर हम स्टडी क्या करते हैं? इसके अंदर हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि पानी, हवा, सनलाइट, टेम्परेचर, इन तमाम चीज़ों के साथ भी हम रिएक्ट कर रहे हैं। जैसा कि ह्यूमंस दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे रहते हैं, एनिमल्स के साथ कैसे रहते हैं, और ह्यूमंस को लाइट की कितनी ज़रूरत है, टेम्परेचर की कितनी ज़रूरत है, वाटर की कितनी ज़रूरत है। इसकी बनस्बत अगर हम फिशेस को देखेंगे जो पानी में रहती हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स हमसे काफ़ी मुख्तलिफ होंगी। तो इकोलॉजी के अंदर हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ, और इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है जेनेटिक्स, जो कि ग्रीक वर्ड जेनेसिस से निकला है, जिसके मीन्स है ओरिजिन। ये ब्रांच डील करती है स्टडी को इनहेरिटेंस की। वो चीज़ें जो कि आपको आपके आबा व अजदाद से ट्रांसफ़र हुई हैं, पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से, वो कहलाती है इनहेरिटेंस। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जेनेसिस की, जिसके मतलब मैंने बताया ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है? स्टार्ट। जेनेटिक्स की ब्रांच के ज़रिए हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टार्ट क्या है, उसके एंसेस्टर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स चिंपैंजी से इवॉल्व हुए। किसकी बेस पर? एविडेंस की बेस पर, और वो एविडेंस जेनेटिक्स की ब्रांच ने भी दिया। जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है फैमिली ट्री, आप सबका फैमिली ट्री होगा, हम सबका फैमिली ट्री होता है, यानी हमारे एंसेस्टर्स क्या हैं, कौन है, ये हमारा फैमिली ट्री कहलाता है। अब जेनेटिक्स की ब्रांच के ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली के अंदर या किसी भी फैमिली के अंदर कोई ऐसी बीमारी जो कि आपके आबा अजदाद से चलती हुई आ रही है, या आपको आपके पेरेंट्स से ट्रांसमिट हुई है, या आपके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से ट्रांसमिट हुई है, तो वो भी हम मालूम कर सकते हैं। हमें यानी कि किसी भी डिज़ीज़ का भी ओरिजिन पता चल सकता है। कोई भी करैक्टर आपके अंदर अगर ट्रांसमिट हुआ है आपकी फैमिली के ज़रिए, तो वो हम जेनेटिक्स की ब्रांच के ज़रिए पता लगा सकते हैं। एक और ब्रांच है जिसको कहा जाता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी का वर्ड पैलियोस से निकला है, जिसके मतलब है एंशियंट। पैलियोंटोलॉजी के अंदर हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स वो रिमेन्स होते हैं कि जब कोई एनिमल या प्लांट मर जाता है तो वो ज़मीन में रह जाते हैं, और उन फॉसिल्स की स्टडी करके हम ये पता लगाते हैं कि पास्ट में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे और कैसे थे, उनका क्या स्ट्रक्चर था। हम इससे सिर्फ पास्ट की चीज़ों को स्टडी नहीं करते, बल्कि ये भी पता लगा सकते हैं कि आज
के मौजूदा दौर में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर क्या हैं, आबाव अजदाद क्या हैं। तो पैलेंटोलॉजी के अंदर हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। वो फॉसिल्स यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, भले वो प्लांट हो, एनिमल हो, अगर वो मर गया है, अगर वो ख़त्म हो चुका है, अगर वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि अब दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके कोई ना कोई डेड रिमेन्स दुनिया में मौजूद हैं, ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, और वो मिलते हैं और उनको स्टडी करते हैं हम किस ब्रांच के ज़रिए, पैलियोंटोलॉजी के ज़रिए। अगर मैं स्टडी करूँगी प्लांट्स के फॉसिल्स को तो कहा जाएगा पैलियोबॉटनी, और अगर एनिमल्स के फॉसिल्स को तो कहा जाएगा पैलियोजोलॉजी। जैसे कि डायनासोर्स पहले एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ये हमें कैसे पता चला? पैलियोंटोलॉजी के ज़रिए उनके फॉसिल्स देखे गए, उनकी बोन्स मिली, उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया, और उसके बाद ये चीज़ पता चली कि पिछले ज़माने में डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे। अब जो हम ब्रांच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमें लाइफ का ओरिजिन यानी ज़िंदगी का स्टार्ट, और इसके अलावा ज़िंदगी में आगे जो न्यू चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में भी पता चलता है। जैसे कि आज हमने लेक्चर के स्टार्ट में बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा, उसमें हमने यही देखा कि दुनिया कैसे वजूद में आई, सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशंस आती गई, चीज़ें चेंज होती गई, तब्दीलियाँ आती गई, और उसकी वजह से आपके पास बहुत सारी दूसरे मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। बेसिकली एवोल्यूशन एक ऐसी ब्रांच है जिसके ज़रिए हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि हमारा पास्ट कैसा था और प्रेजेंट कैसा है, पहले क्या चीज़ें थीं और अब चेंज होकर वो किस तरह से हो चुकी हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, और आप लोग इस पिक्चर के बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे। कहा जाता है कि ह्यूमंस चिंपैंजी से इवॉल्व हुए, मंकीज़, चिंपैंजीज़, फिर इंसान जब पहले था तो वो केव बॉय कहलाता था, यानी कि उसके पास इतनी ज़्यादा सहूलियात मौजूद नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त चेंज होता गया तो इंसानों की लाइफ में भी, उनके रूटीन में भी, और उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके में भी चेंजेस आती गई। ये भी क्या है? एवोल्यूशन। जैसे पहले ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब हालात की बेसिस पर ऑनलाइन क्लासेस जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप पर हैं। तो ये भी क्या है? एवोल्यूशन है। अनदर ब्रांच इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। हमें उसको देखने के लिए या तो लाइट माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, अगर हम उनके स्ट्रक्चर को, उनके मोड ऑफ एक्शन को, उनसे होने वाली डिजीज़ के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। जैसा कि कोरोना वायरस के बारे में स्टडी की जा रही है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, वो कैसे डिजीज़ कॉज करता है, वो किस तरीके से रहता है, कहाँ ज़्यादा जो है वो पाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। पिक्चर के अंदर भी आपको डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र आ रहे हैं, लाइक बैक्टीरिया। डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अब बहुत सारे बैक्टीरिया मुख्तलिफ़ तरह की डिजीज़ कॉज करते हैं। ये हमें किस तरह से पता चला कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा है? जब तक हमें डिजीज़ के बारे में नहीं पता चलेगा हम मेडिसिन की तरफ नहीं जा सकते। तो ये भी हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया किस तरह और कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो कि दो ब्रांचेस से मिलकर बनी है, यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं पाए जाते। ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं? जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ये आपको सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही मिलेंगे। इन मॉलिक्यूल्स के केमिकल रिएक्शंस को, इन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, इन मॉलिक्यूल्स के फंक्शंस को, ये किस तरीके से बॉडी में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप किस में पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्टमक में, हमारे मैदे में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, उसको नाम दिया जाता है पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम है। आप उसको इजी लैंग्वेज में समझने के लिए समझ लीजिए कि वो एक ऐसा केमिकल है जो आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन में हेल्प आउट करता है।
अब होता क्या है कि पेप्सिन किस तरीके से डाइजेस्ट करता है आपकी बॉडी में, क्या डाइजेस्ट करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह काम करता है, उसका शेप कैसा है, ये सारी चीज़ें आप किस में स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। लास्ट ब्रांच इज़ बायोटेक्नोलॉजी, सबसे एडवांस ब्रांच है आज के दौर की। बायोटेक्नोलॉजी भी 2 वर्ड्स पर कंसिस्ट कर रही है, बायो और टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाई जाती है टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो कि ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, दही बनाने के लिए बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, तो बैक्टीरिया यहाँ पर काम कर रहा है, हेल्प आउट कर रहा है दूध को दही में कन्वर्ट होने में। इसी तरीके से ईस्ट आपके पास एक फंजाई है जिसको आप बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज़ कर रहे हैं और वो इंसानों के लिए जो है वो यूज़फुल है। इसी तरीके से डिफरेंट वैक्सीन्स, इसी तरीके से डिफरेंट मेडिसिन्स बनाई जा रही हैं बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड के थ्रू। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। It's the one and only Digo Double G.